गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था डिसोल्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसमें मैंने ये बताया कि जब किसी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशंस होता है तो उस केस में वी हैव टू प्रिपेयर सम लेजर अकाउंट टू सेटल टू क्लोज ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट। तो उसमें मैंने बताया था कि डिसोल्यूशन के केस में मेनली 4 अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं। एक हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड बनाते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट वन इज कैश और बैंक अकाउंट। ठीक, कल हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हम लोगों ने डिसोल्यूशन से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस भी करके देखे थे कि एक फर्म का अगर डिसोल्यूशन होता है तो डिफरेंट अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। देखो, एक्चुअल में बुक में स्टार्टिंग हम लोग जर्नल से ही कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको पहले लेजर अकाउंट बनवाए। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं जर्नल रिलेटेड टू डिसोल्यूशन। जर्नल related to dissolutions। किसी भी पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज। देखो बेटा, जब किसी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो जैसे कि हमें पता है कि इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फर्म, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्टनर टू सेटल ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो देखो, डिसोल्यूशन से रिलेटेड एग्जाम में 2 ही प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। या तो आप लोगों से लेजर अकाउंट बनाने के लिए कहा जाएगा या फिर आपको कुछ एंट्रीज दी जाएगी और आप उन एंट्रीज के लिए जर्नल एंट्री पास करेंगे, कुछ ट्रांजेक्शन के लिए जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो देखो, जब एक पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो डिफरेंट अकाउंट को सेटल करने के लिए किस किस प्रकार से एंट्रीज को किया जाता है। देखिए बेटा, एंट्रीज को मैं आप लोगों को समझाता जा रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो के साथ साथ अपनी एक कॉपी और पेन लेकर बैठिए। जो एंट्रीज मैं आपको समझा रहा हूँ वो एंट्रीज आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहिए ताकि आपको फ्यूचर में एज ए रेफरेंस वो यूजेबल हो। फ्यूचर में जब भी इस चैप्टर को करोगे आपको एंट्रीज को दोबारा से रिपीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो देखो, अब आप लोग एक एक स्टेप को, एक एक चीज को ध्यान दो। आप लोगों ने देखा कि कल हमने जो लेजर अकाउंट बनाए थे उसमें हमारा स्टेप, उसमें हमारा प्रोसीजर क्या था। सबसे पहले बैलेंस शीट की एसेट साइड में जितने भी अकाउंट दिए गए हैं उन सभी को रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर करने के लिए, तो पहली एंट्री हमारे पास आती है फॉर ट्रांसफरिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स, बैलेंस ऑफ एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखो, पहला हमारा काम था कि हमारी बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स होती है, कैश को, बैंक को, गुडविल को और कैश को, बैंक को, पीएनएल को और फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़कर उन सबको रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर करते हैं। तो उसके लिए हमारी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। हमारी फर्स्ट एंट्री क्या हो गई? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। बेटा, यहां पे मैं सन्ड्री एसेट्स वर्ड लिख रहा हूं, इसके ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं बाय नेम एट बुक वैल्यू, बाय नेम एट बुक वैल्यू। ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया ताकि आपको ध्यान रहे कि देखो, एसेट्स को बाय नेम ट्रांसफर करना है। जैसे बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर अलग अलग एसेट्स हैं, तो आप एंट्री करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, टू मशीन, टू फर्नीचर। दूसरी बात, बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करनी है। अगर डेटर पे कोई प्रोविजन है तो आप डेटर की ओरिजिनल वैल्यू यहां पे दिखाओगे, प्रोविजन को रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक, ये फर्स्ट एंट्री। इसके बाद सेकंड एंट्री होती है फॉर ट्रांसफरिंग द बैलेंस ऑफ, ट्रांसफरिंग द बैलेंस ऑफ आउटसाइडर या थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन ऑन assets
टू रियलाइजेशन अकाउंट। भाई जितनी भी थर्ड पार्टी पेबल लाइबिलिटीज हैं, जैसे क्रेडिटर हुआ, बैंक लोन हुआ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हुआ, प्रोविडेंट फंड हुआ, पार्टनर्स रिलेटिव्स लोन हुए, उन सभी को रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं। इसी प्रकार अगर बैलेंस शीट की एसेट साइड में एसेट्स पे आपने कोई प्रोविजन बनाया हुआ है, तो दैट प्रोविजन विल आल्सो बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, और उसके लिए हमारी एंट्री होगी थर्ड पार्टी पेबल लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट। थर्ड पार्टी पेबल लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट प्रोविजन ऑन, बेटा यहां पे भी बाय नेम आएगा, जैसे क्रेडिटर, प्रोविडेंट फंड, जो भी लाइबिलिटी का नाम है। प्रोविजन ऑन एसेट्स, भाई एसेट्स पे अगर कोई प्रोविजन बन रखा है, मैंने प्रोविजन ऑन एसेट्स वर्ड लिख दिया, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जितने भी प्रोविजन है उन सबको भी रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर, रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर करो। तो प्रोविजन ऑन एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब आपके पास जितने भी प्रोविजन थे या जो थर्ड पार्टी पेबल लाइबिलिटीज थी, उन सबको आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, आपने एसेट्स को रियलाइजेशन के डेबिट में, लायबिलिटी को रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिया। अब आपका काम है एसेट्स को रियलाइज करना, उनको बेचना, उनसे पैसा वसूल करना, और लायबिलिटीज की पेमेंट करना। अब अगर मान लीजिए हम ये कहें फॉर सेल ऑफ एसेट्स, अब रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने के बाद अगर आप किसी भी एसेट्स को बेचते हो, जैसे मशीन है, इट वॉज रियलाइज फॉर ₹50,000, इसको मार्केट में 50,000 में बेचा गया। अब ध्यान देना, देखो आपने मशीन को 50,000 रुपीज में सेल आउट किया। फॉर एग्जांपल नॉर्मल कोई भी बंदा एंट्री करता है, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, मशीन हमारे पास से जा रही है मशीन अकाउंट क्रेडिट, नहीं, यहां पे ये एंट्री नहीं होगी। देखो मैंने आपको बताया कि हमें सारे बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करना है। ये हमारी बैलेंस शीट है जिसमें हमारे पास एक मशीन दिखा रखी है 40,000 रुपए की। ठीक है, आपने उस मशीन को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया, एंट्री कर दी रियलाइजेशन टू मशीन, इसका मतलब मशीन का अकाउंट क्लोज हो चुका। अब अगर आप मशीन को बेचोगे तो आप बैंक टू मशीन नहीं करोगे, क्योंकि अगर आपने मशीन को क्रेडिट कर दिया, यहां पे ऊपर डेबिट हुआ था, यहां क्रेडिट, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, मशीन का अकाउंट एज इट इज मेंटेन रह जाएगा। आप ये ध्यान रखना कि जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है, ऑल एसेट्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू रियलाइजेशन अकाउंट, ऑल लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब अगर आप एसेट्स को बेचते हो या लायबिलिटीज की पेमेंट करते हो, दैट विल बी मेड थ्रू द रियलाइजेशन अकाउंट। अब वो एसेट्स किस में कन्वर्ट हो चुकी है? रियलाइजेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अगर आप एसेट्स को बेचते हो तो आपकी एंट्री होगी बैंक या कैश। बेटा मैं सब में बैंक लिख रहा हूं, अगर किसी क्वेश्चन में बैलेंस शीट में कैश दे रखा तो कैश के थ्रू एंट्री कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यहां पे एसेट्स का नाम नहीं आएगा, बार बार बोल रहा हूं, ध्यान रखना। 100% बच्चे इसी चीज पे मिस्टेक करते हैं। हम लोग जब जर्नल के क्वेश्चंस करवाते हैं, मैंने आपको एंट्री दे दी मशीन सॉल्व फॉर 50,000, नॉर्मल बच्चा 11th क्लास पे चला जाता है बैंक टू मशीन, नहीं, बैंक टू रियलाइजेशन, क्योंकि वो मशीन ऑलरेडी रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुकी है, मशीन का अकाउंट क्लोज हो चुका है। ठीक है, आगे बस में तो क्या एंट्री होगी? बैंक टू रियलाइजेशन, अगर हम किसी भी एसेट्स को बेचते हैं। अच्छा, उसके बाद फोर्थ आता है if any assets is taken by any partner, if fourth entry होती है if any assets is taken over by any partner, अगर किसी भी एसेट्स को कोई पार्टनर लेने के लिए तैयार है, इफ एनी एसेट्स इज टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर। भाई मान लो
हमारे पास 10,000 रुपए का फर्नीचर था, हमने उस फर्नीचर का वैल्यूएशन लगाया 8,000। भाई मार्केट में वो फर्नीचर 8,000 में बिक सकता है, लेकिन एक्स नाम का पार्टनर ये कहता है कि जी ये फर्नीचर आप मुझे दे दो। भाई मार्केट में आप 8 में बेचोगे, 8 में तो लेने के लिए मैं तैयार हूं, आपको 8,000 जो आउटर देंगे वो पैसा आप मुझसे ले लो। तो अगर मान लो कोई भी पार्टनर किसी एसेट्स को लेना चाहता है तो बिल्कुल ले सकता है, पहला उसी का बनता है। तो उस केस में हम लोग एंट्री क्या करेंगे, देखो अगर बेचते तो पैसा आता बैंक टू रियलाइजेशन, लेकिन अगर पार्टनर ले रहा है तो एसेट्स तो हमारे पास से जा रही है, रियलाइजेशन को करोगे क्रेडिट, लेकिन बैंक की जगह वो पैसा हम किससे लेंगे, उस पार्टनर की कैपिटल से। तो उस पार्टनर की कैपिटल को करेंगे डेबिट। तो उसके लिए हमारी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर कोई भी पार्टनर किसी भी एसेट्स को लेता है तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल, नेम आ जाएगा यहां पे उस पार्टनर का जिसने एसेट्स को लिया है। जैसे एक्स ने लिया तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है फिफ्थ, ये तो गई एसेट्स की बात। अब बात करते हैं लायबिलिटीज की। देखिए अगर हम लायबिलिटी की, किसी भी लायबिलिटी की, अननोवन लायबिलिटी की या किसी भी प्रकार के एक्सपेंस की पेमेंट करते हैं, किसी भी प्रकार की पेमेंट की जाए, इफ एनी लायबिलिटी, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड। भाई चाहे हमारी बैलेंस शीट में दे रखी हो चाहे ना दे रखी हो, इज पेड। अगर किसी भी लायबिलिटी की अगर हम पेमेंट करते हैं, भाई जैसे क्रेडिटर है, प्रोविडेंट फंड है, बैंक लोन है, इसकी पेमेंट करते हो, नॉर्मली प्लस वन तक आप पढ़ते थे, आपने क्रेडिटर की पेमेंट की, क्रेडिटर एक रिसीवर है, डेबिट बैंक से पैसा जा रहा है या कैश में पैसा जा रहा है तो बैंक या कैश को करते थे क्रेडिट, लेकिन यहां वो नहीं। वही बता रहा हूं कि आप लायबिलिटी को किस में कन्वर्ट कर चुके हो, रियलाइजेशन में। ठीक है, आपने लायबिलिटी का बैलेंस उठा के रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। अब अगर आप पेमेंट करोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू करोगे, तो अब आपकी एंट्री होगी। और आपने देखा भी था कि कल हमने जो इलस्ट्रेशंस किए थे उसमें किसी भी लायबिलिटी की पेमेंट रियलाइजेशन के डेबिट में दिखाते हैं, तो हम लोग उसकी एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चाहे किसी भी प्रकार की लायबिलिटी की पेमेंट हो, किसी भी एक्सपेंस की पेमेंट हो, उसके लिए एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर? अच्छा, अगर किसी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी को कोई पर्टिकुलर पार्टनर लेने के लिए तैयार है, भाई कोई पार्टनर है वो ये कहता है कि मेरी वाइफ ने आपकी फर्म को 50,000 रुपए का लोन दे रखा है, आप फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, आप उसको पेमेंट करोगे, उसकी पेमेंट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं, मैं अपनी वाइफ के लोन का सेटलमेंट मैं खुद कर दूंगा। ठीक है, कर दो भाई, लेकिन वो पैसा पार्टनर तो मांगेगा, ऐसा तो है नहीं कि वो छोड़ देगा। तो अगर किसी भी लायबिलिटी को पार्टनर लेता है, इफ एनी लायबिलिटी इज टेकन बाय एनी पार्टनर, अगर किसी भी लायबिलिटी को पे करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई पार्टनर लेता है, कोई पार्टनर कहता है जी मेरी वाइफ का लोन है या ये क्रेडिटर मेरी जान पहचान का है, इसको पेमेंट मैं खुद कर दूंगा, कर दे भाई, तो उसमें क्या होगा कि वो पैसा हमें उस पार्टनर को देना पड़ेगा। अब जैसे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक प्रकार का एक्सपेंस है, रियलाइजेशन को करोगे डेबिट, पैसा जा नहीं रहा, वो पैसा हम उस पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, तो उसके लिए एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर किसी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी को कोई पर्टिकुलर पार्टनर लेता है
तो हम उसकी एंट्री कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी को पार्टनर लेता है। क्लियर? ठीक, ये हो गई एसेट्स और लायबिलिटीज को मार्केट में बेचना या पार्टनर के द्वारा उनको सेटल करने के रिगार्डिंग एंट्री। अब एक केस आता है, देखो कई बार क्या होता है कि कुछ एक ऐसी एसेट्स होती है जिनको कोई लायबिलिटी लेने के लिए तैयार है। भाई कोई बंदा हमारा क्रेडिटर है जो हमारे 50,000 रुपीज मांगता था, फर्म का डिजोल्यूशन हो रहा है, एसेट्स को बेचकर पैसा लेंगे और अपने क्रेडिटर की पेमेंट करेंगे। लेकिन मान लो एक क्रेडिटर है, वो ये कहता है कि जी आपके पास बिल्डिंग है, वटेवर कितने की भी हो, मैं आपकी फर्म के 50,000 रुपये मांगता हूं, मेरे लोन के बदले में मुझे बिल्डिंग दे दो, और हम भी उस बात के लिए तैयार हो गए, या मशीन दे दो, हम उस बात के लिए तैयार हैं। तो अब आप सोचो कि 7th आता है कि इफ एनी एसेट्स इज टेकन बाय एनी लायबिलिटी। भाई अगर किसी भी एसेट्स को कोई लायबिलिटी लेने के लिए तैयार है, कोई भी लायबिलिटी में, जैसे बैंक लोन है या फिर कोई बंदा हमारे पैसे मांगता है, क्रेडिटर है, कोई भी बंदा है, वो किसी एसेट्स को लेने के लिए तैयार है, तो उसके लिए सोचो क्या एंट्री होगी। देखो पहले उसको समझो। मान लो हमारे पास 50,000 की बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में हमारे पास एक मशीन है 50,000 रुपए की, और उधर हमारा क्रेडिटर है 40,000 का। आपने इन दोनों बैलेंस को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया हुआ है, दोनों चीजों को आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया हुआ है। यहां पे आपने दिखा रखा है बाय क्रेडिटर 40,000, यहां पे आपने दिखा रखा है टू मशीन 50,000। ठीक है, अब आपको पता है कि फर्म का डिजोल्यूशन हो रहा है, आप क्या करोगे, इस मशीन को बेचोगे, इधर पैसा दिखाओगे बाय बैंक, कितने में भी बिके, जितने में बिके वो यहां पे, क्रेडिटर को पेमेंट करोगे वो यहां पे दिखाओगे टू बैंक, ठीक है, यहां पे दिखाओगे। अब अगर मान लो क्रेडिटर कहता है कि जी मुझे मेरे लोन के अगेंस्ट, मेरे पैसों के अगेंस्ट आप ये मशीन दे दो, तो इसका मतलब वो क्रेडिटर मशीन से सेटलमेंट करने के लिए तैयार है। तो आप सोचो, ना तो मशीन से हमें कुछ मिला, ना हमने क्रेडिटर को कुछ दिया। आप सोचो एंट्री क्या होती है। भाई जैसे हम मशीन से पैसा लेते हैं, एंट्री होती है बैंक टू रियलाइजेशन। अगर क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं, एंट्री होती है रियलाइजेशन टू बैंक। अभी मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब वो दोनों आपस में सेटलमेंट करने के लिए तैयार है। क्रेडिटर कहता है जी मुझे मेरे लोन के अगेंस्ट मशीन दे दो, तो इसका मतलब ये हुआ, हालांकि मशीन 50 के, क्रेडिटर 40 का है, लेकिन जब मार्केट में एसेट्स को बेचने जाओगे तो हो सकता है आपको 50 ना मिले, 40 मिले, हो सकता है 30 मिले, और ये भी हो सकता है 60 मिले, लेकिन आपस में सेटलमेंट हो गया। आपको यहाँ पे तो वो प्राइस दिखाना है जितने में आपने पेमेंट की, यहाँ वो प्राइस दिखाना है जितने में वो मशीन बिकेगी, ठीक है। लेकिन दोनों ने आपस में सेटलमेंट कर लिया, ना आपको क्रेडिटर से कुछ मिला, ना आपने मशीन को कुछ बेचा। आप देखो रियलाइजेशन से रियलाइजेशन कैंसिल, बैंक से बैंक कैंसिल। तो उस केस में अगर किसी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी, किसी भी एसेट्स को कोई लायबिलिटी लेने के लिए तैयार हो जाए और उसके अगेंस्ट कोई पेमेंट नहीं कर रहे, तो उस केस में आप लोग कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, नो एंट्री। उस केस में देयर विल बी नो एंट्री। इज इट क्लियर? ठीक, अगर समझ में नहीं आए तो पूछ लेना दोबारा, ठीक। तो देखो बेटा, जनरली ये हमारे पास रियलाइजेशन से रिलेटेड कुछ एंट्रीज है। अब आगे भी एंट्री पढ़ेंगे, लेकिन एक बार हम रियलाइजेशन के टॉपिक को खत्म करते हैं। रियलाइजेशन में नॉर्मली इन्हीं प्रकार के ट्रांजेक्शन्स को दिखाया जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है फॉर प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। रियलाइजेशन पे होने वाले प्रॉफिट के लिए, अब आपने कल के क्वेश्चन में देखा कि रियलाइजेशन पे प्रॉफिट कब होता है, जब क्रेडिट साइड जाता हो,
और जितना भी रियलाइजेशन से प्रॉफिट होता है दैट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो अगर रियलाइजेशन से प्रॉफिट हो रहा है तब तो एंट्री होती है, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, और बटेगा कहां पे, डेबिट साइड में। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर रियलाइजेशन पे प्रॉफिट होता है तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और लॉस होता है तो समझदार हो इसकी रिवर्स एंट्री पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। क्लियर? ठीक, तो ये तो है हमारे पास जर्नल एंट्री, सम जर्नल एंट्री रिलेटेड टू रियलाइजेशन। ठीक है, आप ऊपर बेसिक से हेडिंग डाल सकते हैं एंट्रीज रिलेटेड टू रियलाइजेशन। अब हम लोग बात करते हैं एंट्रीज रिलेटेड टू पार्टनर्स लोन। एंट्रीज रिलेटेड टू पार्टनर्स लोन। देखो, अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, इफ एनी पार्टनर हैज प्रोवाइडेड एनी लोन टू द फर्म एंड देयर इज द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो उस लोन के रिगार्डिंग क्या एंट्री होती है। अब आप लोगों ने सबने देखा था कि पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना बहुत सिंपल होता था। उसमें हम लोग क्या करते थे, जैसे पार्टनर का लोन अकाउंट बनाते थे तो यहाँ पे बैलेंस ब्रोट डाउन कर लेते थे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, और यहां पे उसकी पेमेंट कर देते थे टू बैंक। सिंपल सा इतना होता था। बैलेंस ब्रोट डाउन करने की कोई एंट्री नहीं होती, लेकिन अगर हम उसको पेमेंट कर रहे हैं फॉर पेमेंट, इसको 9 नंबर एंट्री डाल रहा हूं, फॉर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, फॉर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। आप पार्टनर के लोन की पेमेंट कर रहे हो, तो पार्टनर के लोन की पेमेंट करने के लिए सीधी एंट्री है, पार्टनर का लोन अकाउंट हो रहा है डेबिट और बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट व्हेन द पेमेंट इज मेड अगेंस्ट पार्टनर्स लोन। जब आप पार्टनर के लोन अकाउंट की पेमेंट करते हो तो आपकी एंट्री होती है पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसी प्रकार पार्टनर के लोन की पेमेंट हो गई, लेकिन एक केस आता है, भाई मान लो कोई पार्टनर हमारे 50,000 रुपीज मांगता था, 50,000 रुपए उसके लोन का बैलेंस था। जब फर्म का डिसोल्यूशन हुआ तो उस समय उसको मान लो 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए लोन दिए हुए, वो इंटरेस्ट की भी डिमांड कर सकता है। तो 50 की जगह हमें 52 भी देने पड़ सकते हैं, और हो सकता है 48 भी देना पड़े। भाई हो सकता है वो कहते हैं चलो जी 50 की जगह 48 से हिसाब क्लियर कर लेंगे। कम भी देने पड़ सकते हैं, ज्यादा भी देने पड़ सकते हैं। छोटी सी बात लेते हैं, 52 देने। आप एंट्री करोगे पार्टनर्स लोन टू बैंक, 52 यहाँ पे दिखाओगे। अब आप देखो कि यहाँ पे 2,000 रुपीज का बैलेंस बच जाएगा, जबकि एक बात ध्यान रखो कि जब फर्म का डिसोल्यूशन होने जा रहा है देयर शुड बी नो बैलेंस, कोई बैलेंस नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का बैलेंस बच रहा है, श्योरली यू हैव कमिटेड सम मिस्टेक, कोई बैलेंस नहीं बचना चाहिए, कोई अकाउंट ओपन नहीं रहेगा। तो इसलिए क्या होते हैं कि अगर आपको ज्यादा पैसा देना है तो वो आपके लिए लॉस होगा, और उस लॉस को आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर करोगे। ठीक है, और अगर आप उसको कम पैसा दे रहे हो तो वो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को भी कहां ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन में। तो यहां पे मैं सेकंड केस बना रहा हूं, इफ पेमेंट इज मेड excess then the amount of actual loan। भाई एक्चुअल में जो लोन है, एक्चुअल में जो लोन का बैलेंस है, उस बैलेंस से ज्यादा पेमेंट की जा रही है। तो देखो जितनी की पेमेंट ज्यादा कर रहे हो, पहले तो वो अमाउंट रियलाइजेशन से उठाकर लोन अकाउंट में ट्रांसफर करो, तो उसमें 2 एंट्री बनेगी। ये 9 नंबर की एंट्री थी, ये 10, इसमें 2 एंट्री बनाओ। पहले तो जितना अमाउंट एक्सेस है
भाई जो अमाउंट आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो। एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, सीधी एंट्री कर लो। चलो एक ही एंट्री में कर देते हैं। भाई जैसे 50,000 रुपए का उसका लोन है, आप उसको पेमेंट कर रहे हो 52 की, बैंक से कितना पैसा जा रहा है 52। तो आपकी एंट्री होगी पहले तो देखो लॉस है, एंट्री बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन, पार्टनर लोन अकाउंट। इसमें फर्स्ट एंट्री तो ये बना लो, या ब्रैकेट में लिख रहा हूं फॉर एक्सेस अमाउंट, भाई जितना पैसा आप ज्यादा दे रहे हो उस एक्सेस अमाउंट से, ठीक है। और फिर पेमेंट करो। अब आपकी पेमेंट हो जाएगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये हमारे पास पार्टनर के लोन अकाउंट की पेमेंट हो जाएगी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर? तो ये हमारे पास अगर कम दे रहे हो तो पहले ये अपोजिट एंट्री करो, पार्टनर्स लोन टू रियलाइजेशन और फिर पार्टनर्स लोन टू बैंक। क्लियर है बेटा? तो ये हमारे पास पार्टनर के लोन से रिलेटेड एंट्रीज है। क्लियर? अब इसके बाद हमारे पास हम लोग बात करते हैं, देखो एक टॉपिक आता है एंट्रीज रिलेटेड टू रियलाइजेशन एक्सपेंस। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एंट्रीज रिलेटेड टू रियलाइजेशन एक्सपेंस। रियलाइजेशन एक्सपेंस से रिलेटेड एंट्रीज, एंट्रीज रिलेटेड टू रियलाइजेशन एक्सपेंस या डिजोलेशन एक्सपेंस, इसको डिजोलेशन या रियलाइजेशन एक्सपेंस कहा जाता है। देखो बेटा क्या होता है कि जब किसी पार्टनरशिप फर्म का डिजोलेशन होता है, डिजोलेशन ऐसा नहीं रातों रात हो जाता है। जब एक फर्म समाप्त होती है, किसी फर्म का डिजोलेशन होता है, तो वो फर्म कोर्ट में एक नोटिस देती है कि वी आर गोइंग टू डिसॉल्व द फर्म। उसके बाद जनरली कोर्ट के द्वारा एक ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है जो एसेट्स को रियलाइज करके पेमेंट करेगा। चलो हम लोग उस चीज के ऊपर ना जाए, सीधी सी बात करें कि अगर एक फर्म का डिजोलेशन हो रहा है तो एसेट्स को मार्केट में बेचना है और लायबिलिटीज को पेमेंट करनी है। उसके लिए एडवर्टाइजमेंट भी देना पड़ेगा, किसी प्लेस को भी फिक्स करना पड़ेगा जहां पर आप अपने एसेट्स की ऑक्शंस कर पाओ, नीलामी कर पाओ। तो इन सभी प्रोसेस में कुछ खर्चे आते हैं जिनको हम रियलाइजेशन एक्सपेंस कहते हैं। मान लो फर्म का डिजोलेशन होने जा रहा है और उसके ऊपर 5,000 रुपए का डिजोलेशन एक्सपेंस है। रियलाइजेशन का खर्चा कितने का है? 5,000, 5,000 का। अब इस खर्चे के रिगार्डिंग 4 प्रकार के केस होते हैं। क्या? देखो मान लो फर्म में 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, ठीक है। हमारे रियलाइजेशन के एक्सपेंस है 5,000। इसमें 2 सिचुएशन तो बनती है। देखो एक केस बनता है कि एक्सपेंस इज टू बी बोर्न बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म, यानी कि खर्चे किसको सहन करने? फर्म को सहन करने, और फर्म ने ही उसकी पेमेंट की। दूसरा है एक्सपेंस इज टू बी बोर्न बाय फर्म बट पेड बाय पार्टनर। भाई मान लो फर्म को खर्चे सहन करने, लेकिन फिलहाल फर्म के पास पैसा नहीं है। एक्स नाम का एक पार्टनर है, उसने अपनी पर्सनल अमाउंट में से, पर्सनल बैंक अकाउंट से या पर्सनल प्रॉपर्टी से पैसा निकालकर इस खर्चे की पेमेंट कर दी। ठीक, 2 केस तो ये बने। और 2 केस होते हैं एक्सपेंस इज टू बी बोर्न बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर, एक्सपेंस इज टू बी बोर्न बाय पार्टनर बट पेड बाय फर्म। 4 केस बनेंगे। तो उन चारों केसेस में क्या एंट्री होगी पहले समझो। देखो इसको हम 11 नंबर एंट्रीज दे रहे हैं। देखो पहला केस होता है इफ एक्सपेंसेस आर टू बी borne या फेस बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म। अगर खर्चे एक्सपेंसेस
फर्म को सेंड करने और फर्म ने ही उनकी पेमेंट की है, तो उसके रिगार्डिंग एंट्री क्या होगी? देखो नॉर्मली हम लोग किसी भी एक्सपेंस की पेमेंट करते हैं, जैसे सैलरी की पेमेंट करते हैं, क्या एंट्री बनती है? सैलरी टू कैश या सैलरी टू बैंक। रेंट की पेमेंट करते हैं, रेंट टू बैंक। यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंस है, क्या हम एंट्री करते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस टू बैंक? नहीं बेटा, ध्यान रखो, रियलाइजेशन एक्सपेंस को अगर आपने डेबिट कर दिया तो रियलाइजेशन एक्सपेंस के नाम से एक अकाउंट ओपन हो जाएगा, जबकि मैं आपको फिर बता रहा हूं कोई भी नया अकाउंट ओपन नहीं करना, ठीक है, बल्कि जो अकाउंट है उनको क्लोज करने हैं। तो उस केस में खर्चे की पेमेंट फर्म की है, फर्म ने ही उसकी पेमेंट की, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर? लेकिन दूसरा केस आता है कि अगर एक्सपेंस, सेकंड केस इसमें जिसको हम 12 नंबर एंट्री दे रहे हैं, 12 नंबर एंट्री, देखो अगला केस आता है इफ एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न या फेस आर टू बी बोर्न by firm but paid by a partner. If expenses are to be borne by firm but paid by partner, अगर ये एक्सपेंसेस किसी एक्सपेंसेस को सहन तो फर्म को करना है, लेकिन उसकी पेमेंट किसी पार्टनर ने की है, जैसे एक्स नाम के पार्टनर ने इन एक्सपेंसेस की पेमेंट कर दी। अभी मैंने बताया, मान लो रियलाइजेशन एक्सपेंस 5000 है, टोटल 5000 की हमें पेमेंट करनी है, लेकिन फर्म के पास पैसा नहीं है फिलहाल। एक्स नाम का एक पार्टनर है, वो अपनी पॉकेट से पैसा निकालकर एक्सपेंसेस की पेमेंट कर देता है। तो अब आप देखो खर्चे किसके हैं? फर्म के, बट इट वाज पेड बाय ए पार्टनर। पेमेंट किसने की है? पार्टनर ने की है। तो आप देखो क्या एंट्री होगी? खर्चा फर्म का है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट को तो करोगे डेबिट, लेकिन पेमेंट पार्टनर ने की है तो वो पैसा हमें उस पार्टनर को देना पड़ेगा, उस पार्टनर की कैपिटल को करेंगे क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपकी एंट्री क्या बन जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, ध्यान से, अगर एक्सपेंस फर्म का है तो रियलाइजेशन को करोगे डेबिट, पेमेंट उस पार्टनर ने की है तो वो पैसा हमें उस पार्टनर को देना पड़ेगा, पार्टनर कैपिटल को क्या करेंगे? क्रेडिट। ठीक, अब इसके बाद इसी में नेक्स्ट केस बनता है इफ एक्सपेंसेस are to be borne by partner but paid by firm। अगर उन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पार्टनर को सेंड करना है, बट दे वर पेड बाय फर्म, लेकिन उनकी पेमेंट किसने की है? फर्म ने की है। पहला तो पॉइंट ये क्लियर करो, क्वेश्चन माइंड में आता है कि जी पार्टनर खर्चों को क्यों साइन करेगा? भाई पार्टनर को क्या दिक्कत है, वो क्यों खर्चों को साइन करेगा? तो देखो इसमें कई बार क्या होता है कि भाई डिजुलेशन का प्रोसेस सिंपल नहीं होता, एक लेंथी प्रोसेस होता है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। तो उसमें किसी बंदे की रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी जाती है कि भाई तुम इस डिजुलेशन के काम को संभालो, इस डिजुलेशन के काम को तुम करोगे। तो उस केस में क्या हुआ कि एक्स नाम के पार्टनर को अपॉइंट किया गया। भाई एक्स नाम के पार्टनर को ये कहा गया कि डिजुलेशन का खर्चा तुम खुद सहन करो। ठीक है, डिजुलेशन का खर्चा तुम खुद सहन करो, हम आपको डिजुलेशन के नाम के 50,000 रुपए देंगे। भाई आप डिजुलेशन का काम कर रहे हो, फर्म को खत्म करने, फर्म को रियलाइज करने का काम कर रहे हो, एसेट्स को बेचकर लायबिलिटीज को पेमेंट करने का काम कर रहे हो, इसके बदले में हम आपको 50,000 रुपए देंगे, लेकिन एक्सपेंस आपको सेंड करने। ठीक है, तो वो पार्टनर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा। तो उस केस में
इफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिजुलेशन इज टेकन बाय ए पार्टनर एंड एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय पार्टनर, खर्चे किसको पे करने हैं? पार्टनर को पे करने हैं, जो कि 5000। अब आप देखो पार्टनर को ये खर्चे पे करने हैं, हमारी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन अब आप पार्टनर को खर्चे पे करने हैं, हमारी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पार्टनर जाने उसका काम जाने, पार्टनर अपने आप पे करेगा। और अगर अपने आप पे करता है फर्म का उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन साइन करने पार्टनर को, लेकिन फिलहाल पार्टनर प्रेजेंट नहीं है, फर्म ने दुकान में से पैसा निकाल कर उसको पैसा दे दिया, मतलब कि खर्चों की पेमेंट कर दी। अगर पेमेंट फर्म ने की है लेकिन खर्चे किसके थे? पार्टनर के, तो हम ये मानेंगे कि दिस अमाउंट इज पेड टू दैट पार्टनर, भाई हमने ये पैसा उस पार्टनर को दिया है, और हम उसके रिगार्डिंग एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, हमारी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर? ठीक। उसके बाद फोर्थ केस इसमें आता है, इफ एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न by partner and paid by partner। अगर एक्सपेंसेस पार्टनर को सेंड करने और पार्टनर्स ने ही उन एक्सपेंस की पेमेंट की, भाई 5000 रुपए का खर्चा है जिसको एक पार्टनर सेंड करेगा और उसी पार्टनर ने उन खर्चों की पेमेंट की है, तो उस केस में समझो पार्टनर को एक्सपेंस सेंड करने, उसी ने उस एक्सपेंस की पेमेंट की है। तो एक बात सोचो, मैं एक फर्म चला रहा हूं, मेरी दुकान के बाद, या फिर मान लो कोई दूसरा बंदा है वाई, या कोई भी बंदा है ए नाम का बंदा है, उसका खर्चा उसी ने सेंड करना, उसी ने पे करना, मैं क्या एंट्री करूं? सोचो, कोई एंट्री नहीं। भाई पार्टनर को साइन करना है, पार्टनर ने ही पे किया, तो हमारी फर्म का तो उससे कोई लेना देना नहीं रहा, उसका खर्चा उसने पे किया, तो हम एंट्री क्यों करें? तो उस केस में ध्यान रखना, नो एंट्री, कोई एंट्री उस केस में नहीं होगी। इज इट क्लियर? तो देखो बेटा, ये हमारे पास है एंट्रीज रिलेटेड टू रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन के खर्चे से रिलेटेड एंट्रीज। अब इसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक पे मूव करते हैं, एंट्रीज का ही टॉपिक है। नेक्स्ट हमारे पास केस बना लेते हैं एंट्रीज रिलेटेड टू रिजर्व्स, एंट्रीज related to reserves, accumulated profit, and losses। देखो, अगर फर्म के पास ऑन द डेट ऑफ डिजुलेशन अगर कोई रिजर्व है, कोई P&L का बैलेंस है, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है, या कोई फिक्टिशियस एसेट्स है, तो इन केस ऑफ डिजुलेशन उनके रिगार्डिंग क्या एंट्रीज बनती हैं। अब आपको पता है देयर आर टू टाइप ऑफ रिजर्व, दो प्रकार के रिजर्व होते हैं, एक होते हैं जर्नल रिजर्व्स और एक होते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। पहले बात करते हैं जर्नल रिजर्व्स की। जर्नल रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस एंड फिक्टिशियस एसेट्स। तो देखो बेटा, अगर आपके पास कोई जर्नल रिजर्व है, कोई P&L का बैलेंस है, या कोई फिक्टिशियस एसेट्स है, तो ये वो रिजर्व, वो P&L के बैलेंस होते हैं विच कैन बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल,
तो उसके लिए एंट्री हो जाएगी सीधा सीधा पार्टनर की कैपिटल में चला जाएगा जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। अगर पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, जो चीजें बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में है, ठीक है। और अगर एसेट साइड में कोई पी एंड एल का बैलेंस है या फिक्टिशियस एसेट्स है, तो उसके लिए एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट एंड टू फिक्टिशियस एसेट्स अकाउंट। इनको सीधा पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते, ठीक है। जितने भी जर्नल रिजर्व है, पी एंड एल के बैलेंस है या कोई फिक्टिशियस एसेट्स है, दे में बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डायरेक्टली, उनको डायरेक्टली पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर हमारे पास स्पेसिफिक रिजर्व है, 16 नंबर पे बात करो, स्पेसिफिक रिजर्व। आप लोगों को प्लस वन में ही समझाया गया था कि स्पेसिफिक रिजर्व आर दोज रिजर्व विच आर क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पज। जो रिजर्व किसी स्पेशल पर्पज के लिए बनाए जाते हैं उनको हम स्पेसिफिक रिजर्व कहते हैं। एंड these reserve amount can be used only for that purpose for which it was created। यानी कि इन रिजर्व के पैसे को आप उसी पर्पज में यूज कर सकते हो जिस पर्पज के लिए इन रिजर्व्स को क्रिएट किया गया था, बनाया गया था, ठीक है। जैसे हमारे सिलेबस में दो प्रकार के स्पेसिफिक रिजर्व जनरली यूज होते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और दूसरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इसलिए बनाया जाता है ताकि इन्वेस्टमेंट के प्राइस में होने वाले फ्लक्चुएशन की वजह से होने वाले लॉस को फेस किया जा सके। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इसलिए बनाया जाता है ताकि अगर किसी वजह से वर्कर को कंपनसेशन देना पड़े तो हम उस लॉस को फेस कर सके। अब देखो यहां पे हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की क्या होता है आपको पता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक ऐसा रिजर्व होता है जो इन्वेस्टमेंट के प्राइस में होने वाले फ्लक्चुएशन की वजह से होने वाले लॉस को फेस करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। अगर आपके पास एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ, ठीक है, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफर कर लिया जाता है, डायरेक्टली ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। लेकिन डिजोल्यूशन के केस में ध्यान रखना, आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किससे रिलेटेड होता है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है जो बैलेंस शीट की एसेट साइड में होता है। और ये रिजर्व कहां पे होता है, लायबिलिटी साइड में। आपने जब फर्म का डिजोल्यूशन किया तो आपने रियलाइजेशन एक्सपेंस बनाया, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है, आपने इन्वेस्टमेंट को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर किया है। तो जब फर्म का डिजोल्यूशन होता है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व विल बी ट्रांसफर, ध्यान से समझो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व विल बी ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। ध्यान से समझना कि जब फर्म का डिजोल्यूशन हो रहा है तो आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को पार्टनर की कैपिटल में डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है उसको करोगे डेबिट टू रियलाइजेशन, एक ही एंट्री होनी है। इसकी एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
आपकी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सॉरी टू रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर कैपिटल में नहीं जाएगा, ये बता रहा था मैं, टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है बेटा? देखो इससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। आपने देखा कल जैसे रियलाइजेशन अकाउंट में हमने यहां ट्रांसफर कर दिया, क्रेडिट साइड में आइटम आने का मतलब होता है प्रॉफिट बढ़ना, और प्रॉफिट कहाँ जाएगा? पार्टनर की कैपिटल में जाएगा। फर्क कुछ नहीं पड़ना, इफेक्ट वो ही कैपिटल पे जाएगा, लेकिन प्रोसेस यही है कि आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक, केवल एक एंट्री। अब बात करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड की बात। वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की बात। आपको पता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? एक ऐसा रिजर्व होता है जो वर्कर को कंपनसेट करने के पर्पस से बनाया जाता है। ये भी एक स्पेसिफिक रिजर्व होता है। पिछले चैप्टर में इसके बारे में भी आपने पढ़ा कि ये डायरेक्टली कैपिटल में चला जाएगा, लेकिन यहां पे डिजोल्यूशन के केस में इसमें कुछ कंडीशंस होती है। देखो इसमें कुछ केस होंगे। पहला केस, इफ देयर इज नो क्लेम या लाइबिलिटी रिगार्डिंग वर्कमैन कंपनसेशन। देखो अगर आपके पास बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम दिया हुआ है और फर्म का डिजोल्यूशन हो रहा है, तो उसमें ये नीचे देखो कि क्या वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट में कुछ कहा गया है। अगर एडजस्टमेंट में कुछ नहीं कहा गया तो ये पूरा रिजर्व डायरेक्टली कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। उस केस में एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, डायरेक्टली कैपिटल में ट्रांसफर कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास क्लेम के रिगार्डिंग लायबिलिटी भी है तो उसमें ये देखो कि लायबिलिटी कितने की है। जैसे बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिखा रखा है 40,000 का। ठीक है, अगर कोई क्लेम लायबिलिटी नहीं है तब तो ये रिजर्व डायरेक्टली कैपिटल में चला जाएगा। लेकिन नीचे एडजस्टमेंट में आपको कह रखा है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। भाई वर्कर हैव टू पे कंपनसेशन क्लेम ऑफ 50,000 या ऑफ 30,000 या 40,000। तो उस केस में अगर क्लेम है तो ये एंट्री नहीं होगी, उसमें थोड़ी एंट्री चेंज होगी। उसमें ये देखो कि क्लेम का अमाउंट कितना है। इफ देयर इज क्लेम regarding workman compensation, regarding workman compensation, but amount of claim is less than the amount of reserve, than the amount of reserve। अगर क्लेम है 30 का, रिजर्व है 40 का, ध्यान से सुनना, जितना अमाउंट क्लेम का है रिजर्व में से उतना पैसा तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो।
जैसे 30 का क्लेम है, रिजर्व है 40 का, तो 30,000 तो उठा के ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन में, बच गए 10,000। रिमेनिंग अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उस केस में एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, सॉरी, टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे रियलाइजेशन के ब्रैकेट में लिख रहा हूं अप टू अमाउंट ऑफ क्लेम, अप टू अमाउंट ऑफ क्लेम। भाई क्लेम के अमाउंट तक का पैसा, जितने का क्लेम है उतना पैसा तो रियलाइजेशन में, और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो पार्टनर की कैपिटल में। रिमेनिंग अमाउंट ये चला जाएगा पार्टनर की कैपिटल। क्लियर बेटा? ठीक, तो ये हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का केस है। लेकिन इसी में अगला केस आता है, अगर रिजर्व का अमाउंट, भाई रिजर्व है आपके पास 40 का, क्लेम 40 का हो या 50 का हो, तो यानी कि क्लेम का अमाउंट इक्वल टू रिजर्व या एक्सेस टू रिजर्व है, तो पूरा रिजर्व रियलाइजेशन में जाएगा, पार्टनर की कैपिटल में कुछ नहीं जाएगा। तो इसी में थर्ड केस है, इफ क्लेम अमाउंट इज इक्वल टू और एक्सेस ऑफ रिजर्व अमाउंट। If the amount of claim is equal to reserve or more than reserve, अगर क्लेम का अमाउंट रिजर्व के बराबर है या रिजर्व से ज्यादा है, होल अमाउंट ऑफ रिजर्व विल बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां पे लिख रहा हूं होल अमाउंट ऑफ रिजर्व, अमाउंट ऑफ रिजर्व विल बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, और उसकी एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्लियर बेटा? तो देखो बेटा, दीज आर सम जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू डिसोल्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। लगभग सारी एंट्रीज मैंने आप लोगों को बता दी है। हर एक बच्चा इन एंट्रीज को ढंग से पढ़े। 100% 6 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। 6 मार्क्स का क्वेश्चन 100% हर बच्चे को मिलेंगे 6 मार्क्स। 15-16 एंट्रीज है, 2 बार रिवाइज करो, 3 बार रिवाइज करो, 100% क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आप इन सभी एंट्रीज को देख के समझिए। अगर कोई डाउट लगता है, कोई एंट्री समझ में नहीं आई, तो मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में आपको इन एंट्रीज से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।